नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम। मैं राहुल गौड़ हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको यहां पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन ख़त्म हो चुका था, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हमारा अगला चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये भी हमने स्टार्ट कर लिया था। इसकी कुछ क्लासें जो हमारी हो चुकी थी, काफ़ी बातें हम इसके बारे में कर चुके थे। तो इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास देखते हैं। तो देखें आप, हमने लास्ट वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बात बताई थी। हमने अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किया था, क्या क्या नाम होते हैं अल्कोहल के, IUPAC नेम, कॉमन नेम। फिनॉल के नेम्स आपको बताए थे, ईथर के नेम भी हमने बताए थे। तो कुछ नाम हैं जिन्हें अपन आज पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें एक बार कि ईथर का मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इनका मैं नाम बताने वाला हूँ। याद करें आप कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ईथर का जो कॉमन नेम होता है, इसमें क्या करते हैं आपको सबसे पहले देखना होता है बीच वाला ऑक्सीजन। ठीक है, बीच वाले ऑक्सीजन के दोनों साइड जो ग्रुप लगे हुए होते हैं उनको देखना है और उसका नाम रखना है। ठीक है, तो आप कॉमन नेम तो ऐसे ही लिखते थे। जैसे मैं यहाँ पे क्या देखने वाला हूँ, मैं बीच वाला ऑक्सीजन देखने वाला हूँ। ऑक्सीजन इधर की तरफ क्या है, 7 कार्बन हेप्टाइल, इधर क्या है 6 कार्बन फिनाइल। तो हम इसका नाम रखते थे, हेप्टाइल। क्या नाम रखते थे, हेप्टाइल, फिनाइल, ईथर। आपको याद आ रहा होगा, हम ऐसे ही नाम करते थे। ऑक्सीजन के दोनों साइड जो ग्रुप होते थे उनका नाम लिखते थे, उसके बाद लास्ट में हम ईथर लिखते थे। ये होता था कॉमन नेम लिखने का तरीका। अगली बात, जब अपन IUPAC नाम लिखते थे तो IUPAC नेम में क्या करते थे, हम जो ऑक्सीजन एटम है उसको एक ग्रुप के साथ जोड़ देते थे। अब सबसे बड़ी बात यही थी कि किस ग्रुप के साथ उसको अपन जोड़ें। तो मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिखाई देगी, एंड जिस कार्बन चेन में आपको नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में दिखें, उसे तो आप मेन चेन मानोगे। और जिस चेन में आपको कार्बन का नंबर कम है, यानी आपको कार्बन की संख्या कम दिखाई दे, उसके साथ आप ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ठीक है, ये बात भी हमने बताई थी। तो आप जैसे इसमें देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें 7 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें 6 कार्बन दिख रहे हैं। तो आप खुद से बताओगे कि ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाएगा, फिनाइल के साथ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका नाम जो होने वाला है, इसका IUPAC नाम जो होने वाला है वो होने वाला है फिनॉक्सी। आप क्या जानते हो, फिनाइल ऑक्सी, फिनॉक्सी। और 7 कार्बन हुए इसलिए हेप्टेन। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अपन अगली एक फॉर्मूले को देखते हैं, अगले कंपाउंड को देखते हैं। तो आप इसमें देखोगे, जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें एक तो दिख रहा है फिनाइल, 6 कार्बन फिनाइल। आप सभी जानते हैं बेंजीन से यदि आप एक हाइड्रोजन निकाल दें और एज अ सब्सट्रेट यूज करें तो फिनाइल होता है। ठीक है, एक अपना है 5 कार्बन जिसको अपन बोलते हैं पेंटाइल। ठीक है, लेकिन पेंटेन जो होता है, अब जैसे सब्सट्रेट की तरह यूज होता है, प्रतिस्थापी की तरह काम आएगा तो पेंटाइल बोलेंगे। लेकिन पेंटाइल जो है यहाँ पे अपन जानते हैं, इसको अपन नॉर्मल फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको अपन आइसो फॉर्म में भी लिखते हैं, और एक नियो फॉर्म में भी ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म आपको दिख रही है ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मीनिंग आप सब जानते हैं, नॉर्मल का मतलब है सीधी चेन। यदि यहाँ पे कार्बन की सीधी चेन होती तब मैं इसे नॉर्मल बोलता, लेकिन यदि आपको ब्रांचिंग दिखती है तो आप इसको क्या बोलोगे, आइसोपेंटाइल बोलोगे। तो आप इसका क्या नाम होने वाला है, इसका नाम होने वाला है फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, बिल्कुल आसान है, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। जब अपन IUPAC नाम की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा दिखें वो तो क्या होगा, आपका मेन चेन। और जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कार्बन कम दिखें वो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन के साथ आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले बोलना है पेंटॉक्सी, सॉरी आप फिर से देखें एक बार, आपका
मैंने क्या बताया, आपका ये जो ऑक्सीजन एटम है आईयूपीएसी नाम में, आपका जो ऑक्सीजन एटम है वो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन यानी कम कार्बन वाले कंपाउंड से जाने वाला है, और अपनी जो मेन चेन बनने वाली है वो मैक्सिमम नंबर के जो कार्बन होते हैं यानी जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है उसके साथ ही जाने वाला है। तो आप जब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो आईयूपीएसी में आपको पता है हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन, इस पर ये कार्बन चेन हो गई, ठीक है। ये यहाँ से जुड़ी हुई है, जहाँ से जुड़ी होती है वहाँ से आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 नंबरिंग करते हैं। तो इसका क्या नाम होगा, ये जो ग्रुप है इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 3 मिथाइल। आप सब देख सकते हैं 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट और ऑक्सीजन साथ में लिखेंगे आप तो ब्यूटॉक्सी हो गए, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। और आपकी मेन चेन क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो आप इस तरीके से 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी आप देखें आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, ये एक नया एक अलग तरीके का कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपको 2 साइड ऑक्सीजन दिख रहे हैं, दोनों तरफ ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, इसका कॉमन नेम तो नहीं है, इसका अपन आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, तो आईयूपीएसी नेम में आपको सबको पता है, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या इसकी जो मेन चेन है वो ये रही, ठीक है। और यहाँ पे एज ए सब्सटेंट ये दोनों ग्रुप काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलने वाले हो डाई, क्या है ये, मेथॉक्सी, डाई मेथॉक्सी। और कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो आप क्या बोलोगे, एथेन, ठीक है। आप फिर से देखें मैंने क्या बताया, मैंने क्या किया, एक कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप जानते हैं कि इन दोनों पे सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, एक 1 पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे। आप चाहें तो पोजीशन भी लिख सकते हैं कि 1 2 डाई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप कह सकते हैं 1 2, 2 है तो डाई, मेथॉक्सी सेम ग्रुप है इसलिए मेथॉक्सी डाई यूज हुआ है यहाँ पे, 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगला कंपाउंड देखें आप, जैसे आप अगला कंपाउंड देखेंगे, आप अगला कंपाउंड देखें जिसमें आपको साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है। और साइक्लोहेक्सेन में देखिए अगले कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन आपको दिख रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन में देखिए आप जब इसको देख रहे हैं हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम। और आईयूपीएसी नेम का सबसे पहला नियम ही यही है कि हमें क्या करना है, कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो कार्बन चेन तो दिख रही है, फिर नंबरिंग करनी है। अब जब आप नंबरिंग करोगे तो आप कहोगे सर नंबरिंग यहाँ से करें तो अपने एथॉक्सी ग्रुप को नंबर 1 मिलता है, यदि आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो आपको मिथाइल को नंबर 1 देना पड़ता है। तो हम किसको नंबर 1 दें, और आप सभी जानते हैं यदि ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आती है जहाँ पर सेम पोजीशन पे आपको 2 ग्रुप दिखाई देते हैं तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला का जो क्रम होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो आपको सबको पता है मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है और एथॉक्सी ई से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अपना क्या आएगा, ई स्टार्ट होता है पहले, तो अपन बोलेंगे इसको, यहाँ पर अपना नंबर 1 होगा और यहाँ पे अपना नंबर 2 होगा। तो आप इसका नाम बोलने वाले हो 1 एथॉक्सी, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसके अगले वाले कंपाउंड पे जाते हैं तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ कोई छोटा सा चेंज किया है कि मैंने यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए हैं। यदि आप ऊपर वाले को देखें तो अल्फ़ाबेटिकल नियम, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था वो हमने यहाँ पे फॉलो किया था, वर्णमाला के क्रम को अपने क्या थी, वरीयता दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आप यही बात करते हो, सेम नियम यदि यहाँ लगाते हो तो आप बिल्कुल गलत साबित हो जाते हो। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, या फिर ये पोजीशन 1 या ये पोजीशन 2, कौन सा डिसाइड करें। तो देखिए यदि यहाँ पर ये सेम नंबर सेम क्वांटिटी में होते तब तो अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते, लेकिन ये सेम क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे आपको 2 सब्सटेंट दिख रहे हैं, 2 प्रतिस्थापित दिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, यहाँ पर ये होगा नंबर 1 और ये होगा आपका नंबर 2,
ठीक है। तो आप इस तरीके से जब नाम लिखेंगे तो अपना नाम आएगा 2-एथॉक्सी 1,1-डाईमिथाइल और क्या हो जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। ये नाम आप खुद से बताएं कि इसमें क्या नॉमेनक्लेचर होगा, तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं कि 1,1-डाईमिथाइल 4-एथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ऐसी ये एक अलग नाम है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखते हैं, अब आप कंफ्यूज होने वाले हैं थोड़ा सा। आप कहेंगे सर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया, यह आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, जब आपका चैप्टर ख़त्म होता है तो उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आप देखें, मैंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मेरे सामने कन्फ्यूजन ये है कि मैं नंबर 1 किसको दूँ और नंबर 2 किसको दूँ। ठीक है, ये आपको देखना होगा। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो ये मेथॉक्सी जो ग्रुप है ये भी सब्सटेंट की तरह यूज हो रहा है, और क्लोरीन जो ग्रुप है वो भी यहाँ पे एज अ सब्सटेंट यूज हो रहा है। तो दिक्कत है, आप यदि क्लोरीन को देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली तब तो आप कहते हो सी, स्टार्टिंग में क्लोरीन का सी पहले आता है। यदि आप मेथॉक्सी को देखते हो तो एम, तो इसके अकॉर्डिंग तो आप क्लोरीन को 1 बोलोगे और मेथॉक्सी को 2 बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? ऐसा है कि जब आप एज अ सब्सटेंट दोनों को यूज करते हैं तो हेलोजन से ज़्यादा प्रायोरिटी जो है यहाँ पे मेथॉक्सी जो अपने ईथर जो ग्रुप होते हैं, ईथर कंपाउंड के जो ग्रुप होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी अपन देते हैं। यानी एल्कोक्सी जो ग्रुप होते हैं इन्हें अपन हेलोजन से ज़्यादा वरीयता देते हैं। यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है आपके सामने तो आप एल्कोक्सी ग्रुप को पहले रखेंगे और हेलोजन ग्रुप को बाद में रखेंगे, है दोनों सब्सटेंट ही। ठीक है, तो आप नंबर 1 किसको दोगे? इसको। नंबर 2 इसको। तो आप क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे? आप बोलने वाले हैं 2-क्लोरो 1-मेथॉक्सी और क्या हो गया? ये एथेन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सभी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, यानी ईथर ग्रुप के सभी नॉमेनक्लेचर आप इस तरीके से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी मैंने बुक के सभी नॉमेनक्लेचर आपको करा दिए हैं, कुछ ये डाउटफुल थे तो वो भी मैंने आपको करा दिए थे। तो इस तरीके से आप सभी का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ईथर में बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन नेम है तो दोनों एज अ सब्सटेंट यूज करके ईथर लगाना है। ठीक है, यदि और आईपीसी में जो आपकी कम कार्बन है वहाँ पे आपका ऑक्सीजन जाएगा और जहाँ पे आपके ज़्यादा कार्बन है वो मेन चेन बन जाएगा, बस और कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। जैसे, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो जिसके साथ आपने ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो एज ए सब्सटेंट आप काम में ले रहे हो, उसे भी आप आईयूपीएसी फॉर्म में ही लिखें। वहाँ भी आप नंबरिंग करें, चेन काम में लें, जो सब्सटेंट अलग से हैं उनका भी नाम लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कॉमन नेम की तरह आईएसओ, तो आप सभी जानते हैं कि जो आईएसओ वर्ड है वो कॉमन नेम का पार्ट है, ना कि आईयूपीएसी का। तो आईयूपीएसी में कभी भी आईएसओ, सेकेंडरी, टर्सरी ये यूज नहीं होते, वहाँ नंबरिंग चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर सभी करेंगे, और कोई भी ऐसा नॉमेनक्लेचर जो आपके डाउटफुल हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं उन्हें देखकर आपको उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अगली जो भी क्लास होगी या फिर कमेंट में मैं आपको ये जवाब दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप देखें जो अपना अगला टॉपिक होने वाला है वो है अपना स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह की संरचना। क्या कहने वाले हैं अपन? क्रियात्मक समूहों की संरचना। क्रियात्मक समूह की संरचना। ठीक है, यानी आप जो लिखने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं उन सब के अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनके नेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ अल्कोहल की। किसकी बात करता हूँ? अल्कोहल की। जब आप अल्कोहल को देखते हैं तो मैं आपके सामने CH3OH यानी मेथनॉल की स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके सामने जब मेथनॉल की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मैं इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हो गया आपका मेथनॉल।
जिसमें आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से इस पर लोन पेयर पाया जाता है। अब मैं यहाँ क्या देखने वाला हूँ, आप यहाँ सभी देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3, ठीक है। ऑक्सीजन का भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी कौन सा है यहाँ पे, sp3। बाकी आप चाहे दिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख कर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों का जो हाइब्रिडेशन देखेगा वो कौन सा देखेगा, sp3 यानी हमें यहाँ पे sp3 ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं जब हमें sp3 ओवरलैपिंग देखने को मिलती है तो वहाँ पे हमेशा जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये बात भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट आपको 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब आप इस एंगल को मेजर करते हैं तो ये जो एंगल है ये एंगल आपको 108.9 डिग्री देखने को मिलता है। यानी जो एंगल है वो कम हो चुका है। अब कम होने का जो रीज़न है वो यदि आप समझें तो मैं आपके सामने एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने ऑक्सीजन को बनाया है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के आप सभी जानते हैं इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, 2 जोड़ी तो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और 2 ही क्या होती हैं इसमें, बॉन्ड पेयर होते हैं। इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। ये मैंने ऑक्सीजन बनाया है, ठीक है। आप सभी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो जानते ही हैं। ऑक्सीजन आप जानते हैं 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, सॉरी 2p4, ठीक है। यानी 8 नंबर पे ये आता है। तो 1s2 2s2 और 2p4। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं इस तरीके से, ये 2s है, ये 2p है, तो आप सभी जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चारों ऑर्बिटल हैं वो आपस में कंज्यूम होंगे। वो कंज्यूम होने के साथ ही यहाँ पर ये क्या करेंगे, sp3 एक s और 3p मिलकर, एक s और 3p मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे sp3 बॉन्डिंग करते हैं। देखिए हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन में आप जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आपको 2s और 2p दिखाई देते हैं। और हम जानते हैं कि 2s और 2p जब सेम एनर्जी, आप सबको पता है s और p सेम एनर्जी की नहीं है, लेकिन जब ये आपस में एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हमें sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है। यानी ऑक्सीजन जो है इसका हमें sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं हाइब्रिडेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अप्रॉक्स सेम एनर्जी, ठीक है। यानी अप्रॉक्स सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जब आपस में कंज्यूम होते हैं तो वो क्या करते हैं, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं, जिस प्रोसेस को अपन कहते हैं हाइब्रिडेशन, ठीक है। इसको कहते हैं अपन हाइब्रिडेशन। तो जब अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन में हमें sp3 मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल बनाए हैं, जिसमें 2 तो हैं आपके पास लोन पेयर, ठीक है, और 2 हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर, जिसमें से एक बॉन्डिंग जो यहाँ होने वाली है वो होने वाली है कार्बन की, ठीक है। आप सबको पता है कार्बन भी sp3 बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं और एक कार्बन इससे बॉन्डेड होगा, ठीक है, और एक इससे जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन। इस प्रकार की हमें एक बॉन्डिंग दिखाई देती है। तो आप इसमें आप क्या देखेंगे कि हमें दिखाई देगा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन, क्या होगा, हमें यहाँ पे रिपल्सन दिखाई देगा। और यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। और रिपल्सन का जब आप नेचर जानते हैं तो आप सभी जानते हैं कि लोन पेयर के बीच का जो रिपल्सन होता है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, और सबसे लोएस्ट होता है बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, ठीक है। यदि ये रिपल्सन नहीं होता तब तो हमें जो बॉन्ड एंगल था वो 109 डिग्री 28 मिनट मिलने वाला था, लेकिन रिपल्सन के कारण, लोन पेयरों के रिपल्सन के कारण यहाँ से क्या होगा, रिपेल होंगे ये, और जैसे ही रिपेल होंगे प्रतिकर्षण होगा इनके बीच में, और जैसे इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ जो एंगल था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हमें जो एंगल मिलता है
एल्कोहल के केस में जो एंगल मिलता है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम मिलता है, और जो मैं अभी बताया ये लगभग 108.9 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं ये जो केस हुआ, ये जो बॉन्ड एंगल में डिक्रीजमेंट हुआ है, कमी जो हुई है वो हुई है ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन, यानी लॉन पेयरों के बीच में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल में हमें कमी दिखाई देती है, और ये लॉन पेयर किसके? ऑक्सीजन एटम के। तो आप इस तरीके से इसका रीजन भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब आप यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर देखने को मिलती है। एल्कोहल के केस में हमें जो बॉन्ड लेंथ मिलती है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी मिलती है हमें? 142 पिकोमीटर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में जान सकते हैं। यानी आपने एल्कोहलों के बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की बात करी, और बॉन्ड लेंथ में जो कमी आई है उसकी भी हमने बात करी कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपसे ऐसी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एल्कोहल के केस में, तो आप ये सभी जवाब दे सकते हैं। बाकी अपना जो अगला अपना होने वाला है वो है अपना फिनॉल, ठीक है ना। तो फिनॉल में क्या है? फिनॉल के केस में हमें कुछ चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों, वो भी आप समझेंगे कि फिनॉल में क्या होता है। फिनॉल में ये सब हो चुका है, तो हमने मेथनॉल के बारे में पढ़ा, ठीक है। सभी मेथनॉल के बारे में हमने सब चीज़ देखी। आप फिर से एक बार देखिए कि हमने एल्कोहल में अपने किसके बारे में बताया, मैंने मेथनॉल की केस बताया, ठीक है। आप समझे कि मेथनॉल का केस बताया है जिसमें आपको बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की बात करी है, और ऐसा क्यों है वो मैंने आपको सबको समझाया कि यहाँ पे रिपल्सन होता है, लॉन पेयर के बीच का रिपल्सन काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था वो क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कम होने के कारण हमें जो बॉन्ड एंगल है वो 108.9 डिग्री देखने को मिला, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अगला फिनॉल के बारे में। देखिए फिनॉल में क्या होता है, आप सबको पता है कि फिनॉल जो है एक हाइड्रोक्सी बेंजीन होती है। सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी बेंजीन जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? फिनॉल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फिनॉल की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि फिनॉल में एक तो ऑक्सीजन से एच जुड़ा होता है, और एक इससे जुड़ी हुई होती है एरोमेटिक रिंग, बेंजीन जुड़ी हुई होती है। यदि इसका आप फिनॉल के कुछ ये भी बात कर सकते हैं कि फिनॉल जो होता है इसे अपन कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? कार्बोलिक एसिड, ये इसका नाम है। दीज आर फिनॉल ऑल्सो नॉन एज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। यानी इसे अपन कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। अगली बात, फिनॉल को अपन हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्रोक्सी बेंजीन। आप इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। तो ये जो नाम है वो आपको देखने को मिलते हैं कि आप इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हो और कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। एक इसको अपन बेंजेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, बेंजेनॉल। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों क्या हैं? ये इसके कुछ नेम हैं, अदर नेम। फिनॉल के जो अदर नेम हैं उनमें आप इनको पढ़ सकते हैं। इसे अपन कार्बोलिक एसिड, बेंजो हाइड्रोक्सी बेंजीन और बेंजेनॉल कहते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल की, ठीक है। देखें आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन पे होते हैं लॉन पेयर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, लॉन पेयर होते हैं। अब जब लॉन पेयर है तो रिपल्सन भी होगा, बिल्कुल यहाँ पे भी आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पे आपको जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा वो होगा आपका 109 डिग्री। कितना होगा? 109 डिग्री बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये जो बॉन्ड एंगल है, आप सभी जानते हैं कि आप ये तो आपको पहले से पता है कि यहाँ जो बॉन्ड एंगल, आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, आप कौन सा हाइब्रिडेशन में है? sp3। यहाँ पे जो फिनॉल है ये कौन सा है? sp2, ठीक है। तो sp2 sp3 ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है, आप पहली बात तो, ठीक है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट में 109 डिग्री 28 मिनट्स से कम देखने को मिलेगा, ये भी हम जानते हैं। रीजन ड्यू टू लॉन पेयर, रिपल्सन ऑफ लॉन पेयर। लेकिन आपने देखा एल्कोहल के केस में ये इससे भी कम था, 108 लिखाया था हमने, 108.9। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कोहल में यहाँ था CH3 ग्रुप और फिनॉल में यहाँ जो है वो है एक बड़ा ग्रुप, ठीक है, बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एक रिपल्सन तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो रिपल्सन फिनॉल पे जो लग रहा था
रिपल्सन जो अल्कोहल में दिखाई दे रहा था उतना जितना रिपल्सन था उससे कम यहाँ पे रिपल्सन होता है। ऐसा कारण है एक बल्की ग्रुप के कारण। फिनॉल में एक बल्की ग्रुप होता है जिसके कारण ये रिपल्सन को थोड़ा सा क्या कर देता है, खुद भी रिपल्सन करेगा तो रिपल्सन को कम कर देता है, जिससे हमें यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री देखने को मिलता है। जब अपन बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, यहाँ पे अपन जब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, हम ऑक्सीजन और फिनॉल के बीच में बॉन्ड लेंथ जब अपन देखते हैं तो अपन को देखने को मिलती है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर आपको बॉन्ड लेंथ यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अगली बात बॉन्ड लेंथ हो गई। अब आप कहेंगे कि सर फिनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है, फिनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्कोहल से कम है। बिल्कुल है। रीज़न क्या है इसके पीछे? आप पहला रीज़न तो दोगे, यहाँ पे पहला रीज़न है आपका पार्शली डबल बॉन्ड। क्या है? पार्शली डबल बॉन्ड, यानी आंशिक द्विआबंध, आंशिक द्विआबंध। आप सभी ये चीज़ें जानते हैं कि यहाँ पे जो फिनॉल है इसके केस में जब OH ग्रुप जुड़ा होता है तो लोन पेयर यहाँ अटैक करते हैं, अटैक करने के साथ ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनता है, वो पूरा आपको रेजोनेंस दिखाई देता है। यानी यहाँ पे आपको क्या होता है, रेजोनेंस दिखाई देगा। ठीक है, और रेजोनेंस देखने के साथ ही आपका जो ऑक्सीजन और फिनॉल के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, पार्शली डबल बॉन्ड हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर यानी जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है तो डिस्टेंस कम होती है, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो sp3 से ज़्यादा होती है। इसके कारण यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला कारण तो ये हो गया। तो आप इसी को एक कारण ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पे sp2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, और आप सभी जानते हैं कि sp2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो sp3 से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लेंथ के बारे में भी ये चीज़ें बता सकते हैं कि फिनॉल में बॉन्ड लेंथ हमें कम दिखाई देती है और बॉन्ड एंगल जो है वो अल्कोहल के कंपेयर ज़्यादा होता है। उसका कारण मैंने बताया बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप होने के कारण यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, जिससे हमें बॉन्ड एंगल अल्कोहल से यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। तो फिनॉल के केस में हमने ये कुछ चीज़ें पढ़ी। अब अपना लास्ट है ईथर, जिसके बारे में हम बताएंगे। अपना ईथर ग्रुप वो भी आप देखें। ईथर के केस में क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ ईथर ड्रॉ करता हूँ, जिसमें आपको सबको पता है कि ईथर ऑक्सीजन के चारों ओर दो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, ये इससे बड़े भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, दिखने वाला हमें सेम वही है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होंगे, लॉन पेयर होंगे तो रिपल्सन भी होगा। बिल्कुल, लॉन पेयर होंगे तो रिपल्सन भी होगा। लेकिन आपने अल्कोहल देखा, फिनॉल देखा। अल्कोहल में यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन। फिनॉल में यहाँ क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे दोनों साइड बड़े और बल्की ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। दोनों साइड क्या दिखाई दे रहे हैं, बल्की ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो बल्की ग्रुप हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यानी लॉन पेयर जो रिपेल कर रहा था उसको थोड़ा सा कंज्यूम कौन करेगा, ये बल्की ग्रुपों के बीच का रिपल्सन। तो जब रिपल्सन कम होगा, ठीक है, तो रिपल्सन जब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रिपल्सन कम होने के कारण हमें यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल देखेगा वो हमें दिखाई देगा 112 डिग्री। यानी जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। कितना हो चुका है ये, 112। इसके पीछे कारण क्या है, दो बल्की ग्रुप जिनके बीच में होता है रिपल्सन। इस रिपल्सन के कारण ये यहाँ जो रिपल्सन हो रहा था लॉन पेयर का, उसको थोड़ा बहुत कंज्यूम कर देता है। जब अपन बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो है वो लगभग अल्कोहलों के सेम दिखाई देती है आपको। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 141 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर आपको दिखाई देती है। लगभग अल्कोहलों के सेम ही आपको बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये किसके सेम है, अल्कोहलों के सेम है। बॉन्ड एंगल की अपने बात कर ही ली कि बॉन्ड एंगल जो है 112 डिग्री है। इसके पीछे रीजन भी मैंने बता दिया, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू बल्की ग्रुप।
दो बल्कि ग्रुपों के बीच में रिपल्सन के कारण आपको जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा दिखाई देता है, आपका जो बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन यदि आपको एग्ज़ाम में दिखाई देता है तो आप इनका जवाब दे सकते हैं कि फिनॉल और अल्कोहल के केस में क्या होता है और अल्कोहल और ईथर के केस में क्या होता है। यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ईथर का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होता है, रीज़न दीजिए, तो आप ये सभी इतना सा एक ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप सिंगल लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी जो बात हुई है वो बॉन्ड एंगलों की हुई है, ये अपनी जो बात हुई है वो किसकी हुई है, बॉन्ड एंगलों की बात हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद जो अपना आने वाला है वो आने वाली है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल। ठीक है, तो उनकी अपन आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेयर एंड लाइक।